कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मेरी शुभकामनाएं। प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स को मैं सैल्यूट करता हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का प्रदेश की जनता से संवाद। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उसी जनता से कमलनाथ का संवाद, जिसने उन्हें मध्य प्रदेश के सिंहासन पर पहुंचाया और 5 साल प्रदेश को चलाने का मौका दिया। समय बदला, परिस्थितियां बदली, मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम ने करवट ली और अब कमलनाथ विपक्ष के नेता हो गए हैं। एक बार फिर वो जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने माफिया राज खत्म किया, मिलावटखोरी पर लगाम लगाई, राम पथ का रास्ता साफ किया, गौ माता संरक्षण की तरफ आगे बढ़े, किसानों का कर्ज माफ कर संबल दिया और सबसे खास बिजली बिल की राशि को इस हद तक कम कर दिया कि जनता की जेब तक इसका सीधा फायदा होने लगा। बहुत समय से माफिया और मिलावटखोर मध्य प्रदेश की पहचान थे। मैंने इनके खिलाफ अभियान शुरू किया। मैंने प्रदेश में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का निर्णय लिया और किसानों को सिंचाई पंप लगाने और बिजली कनेक्शन की राशि को कम किया। हमने अध्यात्म विभाग बनाया और तब राम वन गमन पथ की योजना बनाकर राशि स्वीकृत की। कमलनाथ का जनता से संवाद तो हो गया, उन्होंने जनता के बीच अपनी बात भी रख दी, लेकिन इस बीच सवाल तो बनता है, स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए पीसीसी चीफ कमलनाथ के संबोधन को क्या माना जाए? क्या हम इसे शपथ के साथ विधायक दल की अगली बैठक के दावे की पृष्ठभूमि समझें या उपचुनाव के लिए कमलनाथ की तरफ से प्रचार का शंखनाद? हालांकि इससे यह तो साफ हो गया है कि कमलनाथ एक बार फिर से सत्ता पाने के लिए मैदान संभाल चुके हैं। वो जनता की अदालत में जाकर अपनी बात रखने के मूड में है, जिस पर बीजेपी चौतरफा तंज कसने से नहीं चूक रही है। सूबे के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा और कहा कि वो स्वतंत्रता दिवस पर जनता से बात तो कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर झंडा वंदन करते कहीं दिख जाए तो बताना। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है और यही उस राजनीति का एक अंग है। 15 अगस्त है, कह दिया 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे, कहीं दिखे तो बताना, देखने हम भी जाएंगे। एमपी की राजनीति फिलहाल जिस दौर से गुजर रही है, उसमें हर तरफ राजनीति का तड़का ही दिखाई दे रहा है। रक्षाबंधन हो, ईद हो या हो देश का पर्व स्वतंत्रता दिवस, सब जगह सियासत ही सियासत है। एक तरफ स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संबोधित कर नई परंपरा की शुरुआत कर दी है, तो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नुमाइंदों के संबोधन का इंतजार है। राजनीति किस पर हो, कब हो और क्यों हो, इसका कितना ध्यान रखा जा रहा है, सब देख ही रहे हैं। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे माननीयों के बाद अब पद छोड़ चुके नेता भी संबोधित करने लग जाएं, तो कहना ही पड़ेगा, काहे का संबोधन। डेस्क रिपोर्ट IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है काहे का संबोधन। इस पर बात करें उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या स्वतंत्रता दिवस पर कमलनाथ के संबोधन से शुरू होगी नई परंपरा? पूर्व सीएम कमलनाथ के जनता को संबोधित करने के क्या मायने? क्या उपलब्धियां गिना कांग्रेस ने दे पाएगी आगामी उपचुनाव में फायदा?
क्या कमलनाथ का संबोधन आगामी उपचुनाव की रणनीति का एक हिस्सा है? इन्हीं खास बिंदुओं के साथ आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में एक नई परंपरा देखने को मिली। इस परंपरा की शुरुआत कर दी है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 74वीं वर्षगांठ मनाएंगे, लेकिन उससे पहले कमलनाथ ने आज जनता को संबोधित कर दिया। जनता के संबोधन में तमाम तरह की जो अपनी उपलब्धियां थी 15 महीने की, वो गिना दी। हालांकि ये नहीं बता पाए कि फिर क्या हुआ 15 महीने में, कि सरकार रही नहीं और सरकार बदल गई। पर इस बीच मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो फिर स्वाभाविक है संबोधन यदि पूर्व संध्या पर होगा तो सवाल उठेंगे। और विपक्ष ने कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए, बल्कि ये भी कह दिया कि इंतजार तो 15 अगस्त का भी है कि कहां कहां देखेंगे कमलनाथ। लेकिन जिस तरह का संबोधन देखने को मिला, उससे जाहिर है कि कांग्रेस कई प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से अपनी बात पहुंचाना चाहती है, क्योंकि सामने है उपचुनाव। तो फिर स्वतंत्रता दिवस है तो मौका क्यों गंवाया जाए, और शायद इसीलिए कहना पड़ेगा काहे का संबोधन। चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं दुर्गेश शर्मा जी। दुर्गेश जी, आपका स्वागत है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। और इस समय सुरेश शर्मा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। आपसे ही शुरुआत करता हूं मैं शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी। मध्य प्रदेश में एक नई परंपरा देखने को मिली। हालांकि हम पूर्व के वर्षों में जाएं, गुजरात को याद करें तो फिर अटल बिहारी, माफ करिएगा, मुख्यमंत्री उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री रहा करते थे, उनको भी देखा है। लेकिन साथ ही जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी बने, उससे पहले लाल किला बनाकर बाकायदा एक 15 अगस्त पर हमने देखा था क्या हुआ था। तो क्या ये शुरुआत जो गुजरात से हुई थी उसकी पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है? मध्य प्रदेश की एक अपने आप में नई शुरुआत है कमलनाथ जी की। जी, तो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है ये। चलिए मेरे साथ तीनों मेहमान जुड़े। सुरेश शर्मा जी, मुझे सुन पा रहे थे? मैं चलूंगा दुर्गेश शर्मा जी के पास। दुर्गेश जी, आज जो संबोधन किया, विपक्ष ने सवाल उठाए तमाम तरह के, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि काहे का संबोधन। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कल सुबह 8:30 बजे झंडा वंदन देखने के लिए भी और झंडा वंदन में शिरकत करने के लिए भी, क्योंकि ईमानदारी से ये पूरा देश जानता है कि झंडे का सम्मान करना और झंडे को मानना कौन सबसे आगे है और कौन ने झंडे का सम्मान हिंदुस्तान में बढ़ाया या झंडे को आज हिंदुस्तान के बीच में लेके आया। ये तो उस पार्टी या उस संगठन के लोग हैं जिन्होंने कभी झंडे का सम्मान ही नहीं किया। मैं तो देखना चाहूंगा कि क्या नागपुर कार्यालय में मोहन भागवत जी झंडा फहराएंगे या कहां कहां झंडा फहराएंगे। देखना चाहूंगा कि माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के जितने भी मार्गदर्शक हैं, जिनकी लाठी पे ये लोग चलते हैं संघ के, वे कहां झंडा फहराएंगे। भोपाल के अंदर संघ कार्यालय में मैं खुद गया था झंडा लेके, जब वे झंडा नहीं फहराते थे। इस बार फहराएंगे कि नहीं फहराएंगे भी देखने की बात है। इंदौर में अरुण यादव जी ने, मेरे प्रदेश अध्यक्ष महोदय उस समय तात्कालिक, उन्होंने जहां जाके झंडा फहरवाया था। तो जिनके घर अपने सीचे के हो या जिनके घर की सोच यदि झंडे के खिलाफ हो, वो झंडा फहराने पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जी, आपकी जो सोच है वो सोच बताती है कि आप झंडे के पक्ष में नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय सम्मान है, हमारा मान है और हम उसको अपने दिल से फहराते हैं, आपके कहने पे नहीं। और आपको आना है तो कांग्रेस कार्यालय आ जाइए। और रही संबोधन की बात, जी जी, तो क्यों नहीं करेंगे संबोधन? किस कारण से आप इस पे सवाल उठा सकते हैं? क्या मध्य प्रदेश की जनता ने हमको मत नहीं दिया? क्या मध्य प्रदेश और देश की जनता का हमने सेवा नहीं करी? या मध्य प्रदेश की जनता के साथ में हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है? क्या सिर्फ आप तानाशाही लोग हैं, आपने ठेका ले रखा है कि नहीं अब जो कुछ करेंगे हम करेंगे, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता? ये हिंदुस्तान में संभव नहीं है। ये सोच आपकी हिंदुस्तान में नहीं चल पाएगी। आपको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, हिंदुस्तान को समझ के रहना पड़ेगा। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना पड़ेगा और विपक्ष और पक्ष और सारे साथी और हर हिंदुस्तानी को उसके जो अधिकार हैं उन अधिकारियों का मान देना पड़ेगा। आपके सवाल खड़ा करने से कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस हमेशा से लोकतांत्रिक व्यवस्था में, गणतंत्र में, स्वतंत्रता दिवस पर और आने हर समय राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगीत का, राष्ट्र गान का नई परंपरा की एक शुरुआत हो गई है।
दुर्गेश जी कैसी परंपरा आदरणीय मनोज जी? जी संबोधन करना या जनता के बीच में जाना कोई नई परंपरा है? मैं नहीं मानता नई परंपरा है। जी हम संबोधन करने का हक रखते हैं और हम संबोधन एक बार नहीं 100 बार करेंगे, 100 बार जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि जनता हमारी और हम जनता के लोग हैं। ब्रजगोपाल जी, आज संबोधन दिखाई दिया कमलनाथ जी का, पूर्व मुख्यमंत्री है और जनता के नाम उन्होंने संबोधन कर दिया। संबोधन में यह भी बता दिया कि 15 महीने में क्या क्या किया था। भारतीय जनता पार्टी किस नजरिए से देख रही? नहीं, हमारा कोई नजरिया नहीं है। संबोधन तो आप बिल्कुल करिए, आपको संबोधित करने का पूरा अधिकार है और निश्चित आपके लिए तो ज्यादा अधिकार इसलिए है कि आज पाकिस्तान का भी स्वतंत्रता दिवस है। आप निश्चित करिए संबोधन, हम किसी संबोधन के खिलाफ नहीं है। और आज उन्होंने अपने संबोधन में ये भी स्वीकार किया कि वो क्या क्या नहीं कर पाए। जो ज्यादातर चर्चा इस बात पर केंद्रित थी, ज्यादातर चर्चा, और जो अभी माननीय दुर्गेश जी कह रहे थे कि जनता ने आपको मत दिया है। निश्चित भैया दुर्गेश जी, जनता ने आपसे ज्यादा मत हमें दिया था, इसके बाद भी हम विपक्ष में थे और विपक्ष में होने के बाद भी हमने अपनी परंपराओं, जो मान्य परंपराएं इस प्रदेश की और इस देश की, उनका हमने पालन किया, उनका पालन उचित समझा। जो पूर्व संध्या होती है स्वतंत्रता दिवस की, उस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के अपने एक निर्धारित मापदंड हैं, परंतु फिर भी आप जनता को संबोधित करने, परंतु आप ये देखिए कि जिन लोगों ने 3 महीने पहले ये दावा किया था कि हम 15 अगस्त को ध्वजारोहण कमलनाथ जी करेंगे, कहां? लाल परेड मैदान पर। एक चीज में विफल हुए, फिर दूसरा घोषणा की कि 14 तारीख को चुनाव नहीं होने दिए ना, संबोधित करेंगे, परंतु वहां आप ब्रजगोपाल जी कहते कि आपने चुनाव नहीं होने दिए। चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करवाती है क्या? क्या आप इसको स्वीकार करते हैं क्या कि चुनाव कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी करवाती है? चुनाव इस देश का चुनाव आयोग कराता है और जिस दिन चुनाव आयोग चाहेगा उस दिन चुनाव होगा। और क्या आप चाहते हैं इस परिस्थिति में चुनाव होना चाहिए? जिस परिस्थिति में ध्वजारोहण में 5 लोगों की आप अनुमति नहीं दे रहे हैं, इससे ज्यादा का तो मतदान दल होता है, जो दल जाता है इस चुनाव आयोग का, इससे वो बड़ा होता है। परंतु देखिए वो विषय नहीं है, परंतु आप किस आधार पर ये कह रहे थे कि हम 15 अगस्त तक ये करेंगे? फिर इसके बाद आपने कहा कि हम कार्यालय से संबोधित करेंगे, परंतु फिर कार्यालय से नहीं किया, फिर आप घर से संबोधित कर रहे हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज उन्होंने परंतु यह स्वीकार किया कि 15 महीने वे कुछ नहीं कर पाए। उन नहीं कर पाने के पीछे के अपने कारण थे। वे ये भी बता देते कि वे जिन चुनावी वायदों को लेकर जनता के बीच में गए थे उनमें से क्या क्या किया, ये बताते तो बेहतर रहता कि हमने किस बेरोजगार को 4000 रुपए महीने दे दिए, हमने फला किसान है जिसको 2 लाख का कर्ज माफ कर दिया। चलिए पूछते हैं, दुर्गेश जी से पूछूंगा मैं, क्योंकि दुर्गेश जी की मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही थोड़ी देर पहले। पर यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एजेंडे पर चर्चा जारी रहेगी। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 1007815248 IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज का एजेंडा है काहे का संबोधन। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं और चर्चा इसी बात पर चल रही है कि आखिर आज जो संबोधित किया जिस तरह से पूर्व संध्या पर कमलनाथ जी ने, उसके मायने क्या निकाले जाए। सुरेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सुरेश शर्मा जी से समझ लेता हूं। सुरेश शर्मा जी,
आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी सुरेश शर्मा जी, आज पूर्व संध्या पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने संबोधन किया, जनता को संबोधित किया और 15 महीने में क्या किया वो भी गिना दिया, लेकिन एक नई परंपरा की शुरुआत दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? नहीं, जैसा मैंने पहले चर्चा में भी बोलना प्रारंभ किया था कि जो नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में और लाल किले के क्या बैकग्राउंड बना करके संबोधित किया था, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है और इस प्रकार की राजनीति पहले भी प्रारंभ हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में केवल एक संबोधन शब्द को आज की दृष्टिकोण से यदि लेते हैं तब तो एक सवाल उठाने की स्थिति रहती है विपक्ष के रूप में भाजपा वालों की, वरना किसी भी राजनीतिक दल को संबोधित करने का अपना सदैव अधिकार रहता है, वो 14 अगस्त को करे, 15 अगस्त को करे या पहले आगे पीछे करे। और ऐसे वातावरण में जहां उपचुनाव 27 होना है और उन चुनावों को लेकर के बिछाते बिछ रही हैं, तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक लाभ, राजनीतिक वातावरण के अंदर जो है अपनी बात को कह देना, मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ गलत है इसमें। हाँ, ये अलग बात है कि हम जो हमारे जो चिन्ह, प्रमुख चिन्ह हैं, जैसे संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसा राजनीतिक नेताओं ने उनको भी ऐसा कर दिया, तो ये 15 अगस्त 26 जनवरी भी यदि इसी तरह राजनीति की चपेट में आएंगी तो कभी आने वाले समय में इन पर विचार हो सकता है। लेकिन बहुत सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता कि आज की जो मतलब छुट्टी राजनीति में कोई कुछ भी कर सकता है, कोई उसको रोक तो सकता नहीं है, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा कोई विरोध भी करेगा या मुझे नहीं लगता। लेकिन एक बात जरूर है कि इस प्रकार की परंपराएं शुरू करने से पहले नरेंद्र मोदी जी को भी सोचना चाहिए था और कमलनाथ जी को भी सोचना चाहिए। चलिए, दुर्गेश शर्मा जी, ब्रेक में जाने से पहले आप सुन रहे थे ब्रज गोपाल जी को, जवाब दे दीजिए। मनोज जी, ब्रज गोपाल जी ने कहा कि आज पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए तो ब्रज गोपाल जी आपको बता दूं कि आज देश के प्रधान राष्ट्रपति महोदय भी देश को संबोधित करेंगे, इसलिए इन शब्दों का चयन करने से पहले ध्यान रखें कि आप किस तरफ और क्या क्या बोलते हैं। दूसरा, इन्होंने बोला कि साहब जो है 15 अगस्त को हम लोग ध्वजारोहण मतलब करने की बातें कर रहे हैं, तो भैया आप खूब ध्वजारोहण करिए और सब करेंगे, 5 लोगों से हो या 25 लोगों से हो, ध्वजारोहण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र ध्वज हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारी ताकत है। उस ताकत को जितना हम बढ़ाएंगे उतना फायदेमंद रहेगा। और चूंकि आप लोग संघ के लोग हैं जो राष्ट्र ध्वज को नहीं मानते, इसलिए मुझे उम्मीद कम रहती है आप लोगों से, पर ठीक है, कल का दिन हम भी हैं और आप भी हैं, देखेंगे कि क्या है। चुनाव आयोग ने कहा, केंद्रीय चुनाव आयोग ने, कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमेशा प्रयासरत है। जैसे कि अभी भाई भी कह रहे थे कि साहब वो तो चुनाव ही नहीं हो सकते, 5 लोगों को तो झंडा फहराने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और बाकी लोगों को वहां पर वोटिंग कैसे कराएंगे। जब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं और केंद्रीय चुनाव आयोग चुनाव तैयार करवाने को तैयार है, फिर भारतीय जनता पार्टी को डर किस बात का? इसको मालूम है जो हमने कहा था कि 15 अगस्त को हम लाल परेड ग्राउंड पे मैदान में झंडा फहराएंगे, वो फहराने वाले यदि चुनाव समय पे हो जाते। ये तो चुनाव की आचार संहिता लग चुकी होनी चाहिए थी, इस समय तो चुनाव रिजल्ट आना चाहिए था। 6 माह का समय कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है, तो ये तो सब जानते हैं। दुर्गेश जी, क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि 14 अगस्त स्वाभाविक है कि पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या ये जो संबोधन आज किया गया है, क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही कि चलिए मौका है और मौके का लाभ ले लिया जाए और शायद इससे बेहतर कुछ समय नहीं होगा, या इसमें कुछ और भी देख रहे हैं? मनोज जी, सबसे पहली बात यह है कि कल मेरे देश का स्वतंत्रता दिवस है, तो क्या केवल और केवल मैं 15 अगस्त को ही शुभकामनाएं दे सकता हूं? उसके अलावा किसी को, देशवासियों को, साथियों को, मित्रों को, आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना नहीं दे सकता? और सिर्फ इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आज कोई दूसरा देश भी आजाद हुआ था? ये तो गलत बात है। मुझे शुभकामनाएं देना है तो मैं पूरे जीवन में कभी भी दे सकता हूँ, ठीक है। और यदि आज 14 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय और पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने अपने वोटरों को, अपने मतदाताओं को, अपनी जनता को संबोधित कर दिया, तो दर्द क्यों हो रहा है? दर्द क्यों हो रहा है ब्रजगोपाल लोया जी? दर्द इसी शब्द से हो रहा है जो अब भी दुर्गेश जी ने उपयोग किया है कि अपने मतदाताओं को और अपने वोटरों को
आपके लिए मनुष्य केवल वोटर है। ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता केवल मतदाता और वोटर है। इनके लिए उससे अधिक कुछ नहीं है। हम फिर वही कहना चाहते हैं कि हमें कोई दर्द नहीं है। आप जो चाहें वे परंपराएं शुरू करिए, परंतु ध्यान रखिए कि आगे भी उसका निर्वाह होता रहे। ऐसा नहीं है कि केवल 27 उपचुनाव को ध्यान में रख के आप संबोधित करें। 27 उपचुनाव को ध्यान में रख के आप भगवान श्री राम का चित्र लगवाएं कांग्रेस कार्यालय पर। 27 उपचुनाव को ध्यान में रखकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं। हम तो ये मानते हैं कि आप भी राष्ट्रवाद की धारा से जुड़िए, आप भी हिंदुत्व की धारा से जुड़िए। हम तो चाहते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं। और जहां तक वो कह रहे थे कि हमारी संस्थाओं में कल प्रदेश कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी 8:15 पर ध्वजारोहण करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, माननीय सुहास भगत जी वहां उपस्थित रहेंगे। हम तो राष्ट्र ध्वज का सम्मान हमसे बेहतर आप नहीं कर सकते। हमने राष्ट्र ध्वज के सम्मान में हमने श्रीनगर में जाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और मुरली मनोहर जोशी ने जोशी जी ने दुर्गेश जी क्या कह रहे हैं के सम्मान के लिए मध्य प्रदेश की ठोकर मार दी। विचारधारा के लोग हैं। ब्रजगोपाल जी आपसे कोई सवाल है जी, कहिए। राष्ट्र ध्वज का जो हमारा राष्ट्र ध्वज बनाने के साथ में हमारा राष्ट्र ध्वज कब हिंदुस्तान ने आत्मसात किया, कृपया करके यदि यह मालूम हो तो बता दीजिए। राष्ट्र ध्वज के में 3 कलर हम उपयोग करते हैं। उन तीनों कलर का जब हमने राष्ट्र ध्वज अपनाया और देश ने उसको पहचाना तो किस स्वरूप में बताया गया था कि कौन सा कलर किसके लिए हम उसको राष्ट्र ध्वज में सम्मिलित कर रहे हैं। और जो बीच में चक्र है उसमें कितनी डंडियां होती हैं और कितना और क्यों इतनी डंडियां होती है, उसका कारण आप मुझे बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि आप राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं। और यदि आप वाकई में जैसे आप हर जगह जाके जाति विशेष के लोगों से वंदे मातरम की बात करते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा आज स्वतंत्रता दिवस से पहले वंदे मातरम का गान करके हमने क्यों जवाब ले लीजिए, सुरेश शर्मा जी के पास जाना मुझे। अब चुप होइए और सुन लीजिए, चुप होइए और सुन लीजिए। आप तो पढ़कर आए होंगे, ये केसरिया हमारे शौर्य का और भारत की 5000 वर्ष की संस्कृति का प्रतीक है। ये सफेद हमारी शांति का प्रतीक है। और ये जो हरा रंग है ना, ये हमारी खुशहाली और कृषि का प्रतीक है। इनमें चक्कर में मत पड़िए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जितना ज्ञान आप किताब से लाते हैं उतना ज्ञान हमें 24 घंटे, क्योंकि वो हमारे संस्कार में, वो हमारे खून में, वो हमारी नस नस में बह रहा है कि ये अशोक चक्र क्यों बना, क्यों वो नीले रंग का है। देखिए दुर्गेश जी, ये चक्करों में मत पड़िए जो चुनौती देने की, जहां राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय मानक हैं, इनकी चुनौतियों में आप कभी खड़े नहीं बैठेंगे। जो केसरिया आप कह रहे हैं ना, वो हमारी नस में दौड़ता है, जिससे आप नफरत करते हैं और आपका राजनीतिक दल नफरत करता है। एक आपने बताइए ना, आपके एक विधायक के यहाँ एक ये समर्थकों ने जो हमला कर दिया, आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए आपके भीतर का शौर्य मर चुका है, आपका राष्ट्रवाद मर चुका है। और इसकी तरह की चुनौतियां देने का प्रयास आइंदा कृपया न करें। ये मैं आपको व्यक्तिगत रूप से निवेदन कर रहा हूँ। स्वतंत्रता दिवस की बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से निवेदन कर रहा हूँ। एक बात और कह रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ आपको। देखिए जवाब देने दीजिए। ये स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है। हम स्वस्थ चर्चा करें। हम इस प्रदेश के 7.5 करोड़ निवासियों को इसकी शुभकामनाएं दें। सुरेश शर्मा, जिस मजबूती से लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, जिस मजबूती से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है, लौट रहा हूँ उसकी शुभकामनाएं जी लौट रहा हूँ मैं। सुरेश शर्मा जी दोनों को आपने सुना, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, ये ऐसे विषय पर चले गए हैं जिस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना कंट्रोवर्सी को पैदा करेगी। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि यदि ये बातें ये कहा जाए तो दोनों राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मान लो जैसे सोनिया गांधी जी हैं, जैसे जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, जैसे राहुल गांधी जी हैं, जैसे अमित शाह जी हैं, इन लोगों से भी पूछ लिया जाए कि ये सारी व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, चक्र में इतने क्यों हैं, इसके अंदर इतना हरा पीला और हरा सफेद और जो है कोई केसरिया क्यों है, तो उलझ जाएंगे सारे लोग। तो मुझे लगता है दुर्गेश जी ने आज बहुत बड़ी जो है एक समझदारी का परिचय दिया है कि उलझाने के लिए ज्यादा चर्चा को मूल को घुमा दिया। तो वो ठीक है, उनके राजनीतिक कौशल का प्रतीक है ये। लेकिन कुल मिलाकर के बात यदि हम सारी चर्चा को निकालें तो ये निकाल सकते हैं कि एक नई परिपाटी का जन्म हुआ है और ये एक सपना और उत्साह है। कमलनाथ जी सपना देख रहे हैं कि उपचुनाव के बाद जो है, जिसका हर राजनीतिक दल को अधिकार है, हर नेता को अधिकार है सपना देखने का। तो मुझे लगता है कि वो एक सपना देख रहे हैं कि यदि 27 सीटों में से इतनी सीटें हमारे पास आ गई तो हम जो है फिर से सरकार बना लेंगे और जो संबोधन हमारा रह गया इस बार का वो हम ऐसे करके पूरा कर लें। मुझे लगता है ये राजनीतिक सपने देखने की बातें हैं और राजनीतिक सपने राजनीतिक दल देखते ही हैं।
और जनता को तय करना है कि उसको पूरा करेगी कि नहीं करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये तो जनता ही तय करेगी कि संबोधन काहे का, ये तो जनता ही तय करेगी कि आखिर पूर्व संध्या पर क्या बात प्रदेश की हो रही है, बात 15 महीने में किए गए कामों की हो रही है। तो क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जो बात पहले कही गई थी कि 15 अगस्त पर तो झंडा कांग्रेस से कमलनाथ फहराएंगे, वो बात अलग है कि चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, फिर भी उम्मीदें और सपने देखना हर किसी को आता है, देखना भी चाहिए। लेकिन अब समझ आएगा, जनता तय करेगी जब सीटों पर चुनाव होंगे, 27 सीटों पर, कि आखिर जो सपना देखा था, जो पूर्व संध्या पर संबोधन किया था, वो अगले 15 अगस्त को किस रूप में दिखाई देगा। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।